इस मर्डर की पूरी कहानी, खासतौर पे आखिरी 3 दिन में क्या कुछ होता है, कैसे साजिश रची जाती है, कैसे हथियार का इंतजाम किया जाता है, कैसे रिहर्सल किया जाता है, कैसे उस जगह तक पहुंचने की कोशिश होती है जहां पे उन्हें गोली चलानी थी, तो ये कहां कहां कैसे क्या होता है वो पूरा मैं आज आपको बताऊंगा। तो अब तक मैं यही कह रहा था कि आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े मर्डर की कहानी है, अब खुलासा कर देता हूं। आज मैं आपको महात्मा गांधी के मर्डर की कहानी सुनाऊंगा, और इसीलिए मैं इसको आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मर्डर कहता हूं, क्योंकि इससे बड़ा मर्डर नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता को उस दिन हम लोगों ने खो दिया था, और जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ था ये आप सब जानते हैं। कातिल का नाम भी आप सब जानते हैं, नाथूराम गोडसे। लेकिन शायद आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि ये पूरा कत्ल कैसे हुआ है, इसकी प्लानिंग कैसे हुई, इसकी साजिश कहाँ रची गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको कोशिश करूंगा क्राइम तक में वो बातें बताने की जो अब तक आपने सुनी नहीं है। तो आज़ाद हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मर्डर है, जो मैंने आपको बताया, इसकी कहानी, इस कहानी की शुरुआत मैं आपको बताया कि आखिरी 3 दिन की कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 1 हफ्ता पहले शुरुआत में थोड़ा आपको बता दूं कि 20 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला हाउस में, जहां गांधी जी अक्सर आके ठहरा करते थे, वहां एक बॉम्ब फटा था आकर, और वो पहली कोशिश थी गांधी जी को मारने की। और उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे वो नाथूराम गोडसे भी थे, उसमें उनका भाई गोपाल गोडसे, ये सारे लोग थे। लेकिन इन्होंने बम फेंका बिरला हाउस में, बट खुशनसीबी से कुछ हुआ नहीं और गांधी जी बच गए। तो 20 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में पहली कोशिश हुई थी गांधी जी को मारने की। इसके बाद 21 तारीख को ये सारे लोग मुंबई भाग जाते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। 6 दिन गुजरता है, वहां तमाम मीटिंग वीटिंग होती है, सब गुस्से में भी थे कि मिशन उनका कामयाब नहीं हो पाया। इधर गांधी जी, क्योंकि हमारे देश में आज़ादी और अपने साथ बंटवारा लेकर आया था, 47 में जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी हमारे हिस्से में आया था, और उस बंटवारे की कीमत ये हुई थी कि चारों तरफ नफरत फैला हुआ था, दंगे हो रहे थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेनों में लाशें भरी होती थी जो एक दूसरे को मार काट रहे थे। तो गांधी जी कोलकाता में थे उसके बाद, और कोलकाता से वो दिल्ली आते हैं। कोलकाता में दंगा बहुत ज़्यादा भड़का हुआ था, तो वहाँ पे जब वो सारे लोगों को अपील करते हैं तो दंगाई शांत हो जाते हैं। उसके बाद इधर दिल्ली में बहुत सारे रिफ्यूजी शरणार्थी इधर उधर से भाग कर आए थे इसी बंटवारे की आग में जो झुलस रहे थे लोग। तो गांधी जी दिल्ली आ जाते हैं कि दिल्ली में थोड़ा मामले को कंट्रोल करें, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा बुरी हालत पंजाब की थी। तो गांधी जी को ये मशवरा दिया था कि वो पंजाब जाएं और वहाँ जाकर दंगाइयों को समझाएं, और शायद वहाँ जाने से उनके बहुत सारा वो लोग मान सकते हैं और वो चीज़ें जो है रुक सकती हैं। तो गांधी जी पंजाब जाने के लिए दिल्ली में थे, लेकिन फिर अचानक दिल्ली में भी हालात ख़राब हो जाती है और गांधी जी को मजबूरन दिल्ली में रुकना पड़ता है। और वो दिल्ली में रुक के दिल्ली के लोगों को समझाते हैं कि इस तरह से दंगा ना करें और ये सारी चीज़ें। तो दिल्ली में भी धीरे 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 मामला शांत हो जाता है और लोग जो है वो समझने लगते हैं, और फिर इस तरीके से गांधी जी अब दिल्ली में थे और उधर पंजाब भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब ये सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, और इसी बीच में 20 जनवरी को पहला हमला होता है, उसको भी गुजरे हुए अब टाइम हो गया। 27 जनवरी 1948 आता है। अब 27, 28, 29 ये 3 दिन की कहानी, और 30 आखिरी दिन 30 जनवरी 1948 जिस दिन गांधी जी का मर्डर हुआ था, वो ये जो इस पूरी चीजें हुई थी वो क्या हुई थी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 जनवरी दोपहर 2 बजे मुंबई एयरपोर्ट से 2 लोग प्लेन पकड़ते हैं और दोनों दिल्ली के लिए आते हैं। तब मुंबई से दिल्ली अब तो खैर कम है, अब तो 2-2.5 घंटा लगता है, लेकिन उस वक्त 3 घंटे का सफर था। वाइकिन एयरलाइंस थी। तो 2 लोग मुंबई से दिल्ली आते हैं, वहां से करीब 12 बजे प्लेन में बैठते हैं। 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तब इसका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल नाम नहीं हुआ करता था, दिल्ली एयरपोर्ट था, यहाँ पे उतरते हैं। ये 2 लोग थे, नाथूराम गोडसे और दूसरा नारायण आप्टे। ये दिल्ली से एयरपोर्ट से सीधे एक टैक्सी लेते हैं,
इसके बाद पुरानी दिल्ली की पार्किंग के पास पहुंचते हैं। पुरानी दिल्ली की पार्किंग में ऑलरेडी इनका तीसरा साथी जो था विष्णु करकरे, वो वहां पे इंतजार कर रहा था और इन्होंने उसको पहले बता दिया था कि 27 जनवरी की शाम 5 बजे हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग में मिलेंगे। तो नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे पहुंचते हैं पार्किंग करीब 5 बजे। वहां पे विष्णु करकरे इंतजार कर रहा था। अब ये तीनों बात करते हैं। उसके बाद इनका यह था कि इस बार अपना काम पूरा करना है, यानी गांधी जी को मारना ही मारना है। अच्छा, विष्णु करकरे जो है वो भी मुंबई में साथ था, लेकिन वो 4 दिन पहले दिल्ली भेजा गया था। नाथूराम गोडसे नहीं भेजा था, उसको भेजा था इसलिए कि तुम जाकर दिल्ली में एक पिस्टल या रिवॉल्वर का इंतजाम करो जिससे गोली मारी जाए। तो 4 दिन तक, चूंकि उस वक्त दिल्ली में शरणार्थी भरे पड़े हुए थे दंगाइयों से जान बचाने के लिए, तो दिल्ली में थोड़ी सख्ती भी थी। तो विष्णु करकरे ने तमाम कोशिश की लेकिन उसे पिस्टल मिला नहीं। तो जब ये 5 बजे वहां पहुंचते हैं तो नाथूराम गोडसे पूछता है कि पिस्टल का क्या हुआ। तो विष्णु करकरे बताता है कि तमाम कोशिश कर ली, मिला नहीं। तो नाथूराम गोडसे को बड़ा धक्का लगता है। कहता है इस बार किसी भी कीमत पे चूकना नहीं है, और उसे डेट अभी नहीं मालूम है कि कब मर्डर करना है। तो तीनों आपस में बातें करते, सोचते अब क्या करें क्या करें। तो नाथूराम गोडसे अचानक कहता है कि कोई नहीं, एक पिस्टल की उम्मीद है, वो एक जगह से मिल सकती है। तो बाकी दोनों पूछते हैं कहां से। तो कहता है ग्वालियर। तो ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का एक दोस्त रहा करता था, और ये तीनों जो है दिल्ली से उसी रात, तीनों नहीं, विष्णु करकरे को फिर वो यहीं दिल्ली में छोड़ते हैं कि वो यहां पे भी लगा रहे, और नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे ग्वालियर के लिए रवाना हो जाते हैं। रात की जो आखिरी ट्रेन थी दिल्ली से, वो पकड़ते हैं और वहां से ग्वालियर पहुंचते हैं। ग्वालियर पहुंचने के बाद ये दोनों जो हैं ये अपने साथी के पास गए थे, और जहां से पिस्टल लेना था, और इनको जो जिससे पिस्टल लेना था वो असल में होम्योपैथिक एक डॉक्टर थे, डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे। नारायण उसका नाथूराम गोडसे का जानने वाले डॉक्टर परचुरे। तो वहां पहुंच के उसके बाद ये वो भी कि रात को आप लोग कैसे, तो बताता है कि बहुत बड़ा काम करना है, और वो नाम नहीं बताता कि क्या काम करना है। तो खैर डॉक्टर दत्तात्रेय कहते हैं कि ठीक है मैं इंतजाम करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ये लोग फिर वहीं पे रहते हैं और उन्हीं के घर पे ठहरते हैं। 28 जनवरी अब आ जाता है। 27 को मुंबई से दिल्ली आए, फिर दिल्ली से ग्वालियर गए, ग्वालियर में पूरी रात जर्नी करके पहुंचे, फिर 28 जनवरी को पूरे दिन डॉक्टर दत्तात्रेय के घर पे रहते हैं और वो इंतजाम में लग जाते हैं। लेकिन पूरा दिन निकल जाता है, पूरे दिन में पिस्टल नहीं मिलता। इसके बाद शाम आती है। शाम को अचानक नाथूराम गोडसे और ये दोनों डॉक्टर दत्तात्रेय के घर पे थे, वो बाहर से लौटता है डॉक्टर, और वो एक लिफाफा देता है नाथूराम गोडसे को। जब वो लिफाफा खोलता है तो उस लिफाफे में एक पिस्तौल थी और साथ में टोटल 20 कारतूस, और उस पिस्तौल का नंबर था 606824P, P फॉर पटना। तो जैसे ही वो रिवॉल्वर खोल के देखता है, नाथूराम गोडसे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत गले वले लगाता है डॉक्टर पत्राचे को, और उसके बाद उसी रात ये दोनों वहां से एक बार फिर दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं ट्रेन पकड़कर। ट्रेन पकड़कर ये 29 जनवरी को दिल्ली पहुंचते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में अतिथि कक्ष है, जहां का रूम नंबर 6 पहले से ही बुक था, और वो विष्णु करकरे ने बुक करा रखा था 3 लोगों के लिए। तो ये दोनों रिवॉल्वर लेकर वहां से सीधे पुरानी दिल्ली के अतिथि गृह में रूम नंबर 6 में पहुंचते हैं, और वहां जाके ये तीनों एक दूसरे को फिर रिवॉल्वर दिखाते हैं और बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ये होता है कि अब काम करना है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये थी कि एक बंदूक तो ले आए थे, बट इन्हें चलाना भी नहीं आता था, और दूसरा ये भी कि ये कैसे होगा क्या होगा ये गोडसे को मालूम नहीं था। तो गोडसे ने कहा कि इसको पहले हमको चला के देखना है। तब ये होगा कि इसको चला के कहाँ देखें। तो उन्होंने कहा कि कोई कोताही या गलती ना हो तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिर तीनों एक दिल्ली में कहते हैं सुनसान जगह पे चलो, लेकिन चूंकि उस वक्त मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ तमाम रिफ्यूजी यहाँ पे शरणार्थी भरे हुए थे, तो कहीं खाली जगह नहीं थी। फिर भी तीनों कोशिश करके उसके बाद बिरला मंदिर के पीछे जो दिल्ली में रिज रोड एरिया है, वो पूरा घना जंगल टाइप का, आज भी रिज रोड है वहां पे और बहुत सन्नाटा रहता है। तो ये तीनों वहां जाते हैं और उसके बाद एक पेड़ पे निशान लगाते हैं गांधी जी के हाइट के हिसाब से, और नाथूराम गोडसे करीब 20 फीट दूर खड़ा होता है
और उसके बाद उस पेड़ पे चौक से निशान बना के कि ये गांधी जी अगर मान लो खड़े हैं तो ये, और बैठे हैं तो ये, दो निशान लगता है। उसका नाथूराम गोडसे को कहा जाता है गोली चलाओ। तो वो फायर करता है, 2-3 गोलियां चलाता है। वहां गोली चलने की आवाज़ दूर तक जा भी नहीं सकती क्योंकि जंगल है और दूर दूर तक कोई होता नहीं है। उसके बाद वो आके निशाना देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ, अगर ये 20 फीट की दूरी से भी अगर उसका निशाना मिस नहीं हुआ था तो तीनों खुश हो जाते हैं कि चलो प्रैक्टिस पूरी हुई और सब कुछ ठीक ठाक हुआ। इसके बाद वो वापस वहां से बिरला हाउस से निकलते हैं और ये चले आते हैं। अब इनका जो है पहला काम पूरा हो गया था, पिस्टल मिल गई और वो भी हो गया कि गोली कैसे चलानी है, कब चलानी है, कहाँ पे चलानी है, अगर खड़े हो तो कैसे होगा, तो सब कुछ हो गया। तो इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसी दिन नाथूराम गोडसे पहली बार ऐलान करता है कि वो गांधी जी को कहाँ मारेगा। पूरी साजिश उसकी रची हुई थी। तो उसने दो चीज़ें उस दिन पहली बार खुलासा किया, और ये बात तब तक विष्णु करकरे और नारायण आप्टे को भी पता नहीं था। उसने कहा कि वो गांधी जी को बिरला हाउस में उस वक्त मारेगा जब वो प्रार्थना सभा करने आता। और गांधी जी शाम 5 बजे फिक्स था उनका बिरला हाउस में, जब भी वो ठहरते थे 5 बजे प्रार्थना सभा करते थे जिसमें तमाम धर्म के लोग होते थे। तो उसने कहा कि उसी प्रार्थना सभा में जाके गोली मारेगा, नंबर 1। नंबर 2, 30 जनवरी को मारेगा। और ये बात थी 29 जनवरी की, जब ये सारा प्रैक्टिस वैक्टिस हो चुका गोली वोली चलाने की। तो फिर दोनों भी इस पे तैयार हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, वहीं पे, और 30 जनवरी और शाम का टाइम। इसके बाद तीनों, चूंकि 29 की रात थी और 30 आखिरी, उन तीनों की जिंदगी की आखिरी मतलब रात थी एक साथ उनके हिसाब से। और उसके बाद या तो वो पकड़े जाते या मारे जाते। फिर तीनों वापस अपने अतिथि गृह जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं आज बहुत अच्छा खाना खाना है। नाथूराम गोडसे को कॉफ़ी पीने का बहुत शौकीन था, तो कॉफ़ी और फिर उसके बाद पीने के बाद ये लोग खाना खाने जाते हैं। वहीं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर सबसे जो अच्छा रेस्टोरेंट होता है वहाँ पे ये घुसते हैं और जितना बेहतरीन खाना, कहते हैं कि आज राजशाही भोज टाइप करना है, तो लोग सारा खाना वाना खाकर उसके बाद वापस रूम में लौट आते हैं। रूम में लौट आते तो फिर ये नारायण आप्टे कहता है कि चलो आज आखिरी हम लोग एक दिन साथ हैं तो हम घूम के आते हैं कहीं। तो गोडसे कहता है नहीं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम दोनों जाओ। तो नारायण आप्टे और विष्णु करकरे रूम से निकल जाते हैं और गोडसे वहीं अतिथि गृह के रूम नंबर 6 में रुक जाता है। वो एक जासूसी नॉवल पढ़ रहा होता है और कमरे में पढ़ता रहता है, और ये दोनों निकल जाते हैं। ये जब निकलते हैं तो चांदनी चौक, चूँकि वहाँ से नज़दीक है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, तो चांदनी चौक में जो पहला सिनेमा हॉल इनको दिखता है, वहाँ पे ये नाइट शो, जो आखिरी शो था, विष्णु करकरे और नारायण आप्टे फिल्म देखते हैं। फिल्म देखने के बाद रात करीब ये 11:30-12 बजे वहाँ से वापस आते हैं अतिथि गृह में, तो देखते हैं कि नाथूराम गोडसे बेखबर सो रहा है। और वो जो जासूसी नावल पढ़ रहा था वो किताब उसके बेड के नीचे गिरी पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नावल ख़त्म कर लिया। फिर ये दोनों भी खामोशी से सो जाते हैं। और ये था कि नाथूराम गोडसे को कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं थी, एकदम बेफिक्र सो रहा था। खैर, रात बीतती है। अब चौथा दिन आता है और आखिरी दिन, 30 जनवरी। 30 जनवरी की सुबह तीनों उठते हैं, नाश्ता करते हैं। नाथूराम गोडसे को कॉफ़ी पसंद है, वो कॉफ़ी पीता है। और इसके बाद ये तीनों अब बैठ के प्लानिंग करते हैं कि आज चूंकि 5 बजे का टाइम फिक्स है, गांधी जी की प्रार्थना सभा का टाइम वही होता है, कि आज करना क्या है और कैसे करना है। अब हथियार इनके पास था, जगह इन्हें मालूम थी, लेकिन इसमें एक चीज़ आ रही थी कि 20 जनवरी को जब गांधी जी पे हमला हुआ था इसी बिरला भवन में और बॉम्ब फेंका गया था, उसके बाद से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी बिरला हाउस की। तो अचानक इन्हें ख्याल आता है कि अगर हम पिस्टल को लेकर जाएंगे तो पकड़े जाने का खतरा है, तो फिर पिस्टल को कैसे ऐसे ले जाएं बिरला हाउस के अंदर तक। तो फिर बहुत बात करने के बाद एक आइडिया आता है इनको, कि नाथूराम गोडसे का ही आइडिया था कि चांदनी चौक से एक कैमरा खरीदते हैं। जो पुराने ज़माने में एक कैमरा आता था जिसको आप देखते हैं ट्राईपोड पर रखा जाता था ऐसे, और काला कपड़ा, उसके बाद वो कैमरामैन अपने सर पे डाल लेता था और फोटो खींचता था। बहुत बड़ा सा कैमरा होता था। तो उसने कहा कि उस कैमरे के अंदर हम पिस्टल डाल देंगे और हम फोटोग्राफर के तौर पे वहाँ एंट्री मारेंगे। तो आइडिया तीनों को पसंद आता है। तीनों चांदनी चौक जाते हैं, कैमरे फोटोग्राफर की दुकान में घुसते हैं, वहाँ से कैमरा। तो दुकानदार कहता है कि अब ये क्या आप आउटडेटेड कैमरा ले रहे हो, अब तो एक नए नए, तब बहुत सारे नए नए छोटे वाले कैमरे जो है वो इंडिया में भी आना शुरू हो गया था 48 में। और उसने कहा कि अब ये चलता नहीं है,
तो जब उसे दुकानदार ने बताया तो इन लोगों को फिर अजीब लगा कि उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कैमरा लेके जाऊं और इस तरह से कपड़े वाला, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को डाउट हो जाए, शक हो जाए और हम वैसे ही पकड़े जाए। तो उसने कैमरे का आइडिया छोड़ दिया। उसने कहा कि कोई दूसरी तरकीब सोचो। इसके बाद वो वापस फिर आते हैं अतिथि गृह में। अब फिर कि नया आइडिया क्या, और इधर वक्त बीतता जा रहा है, करीब 11-12 बज चुका अब। तो फिर एक आइडिया नारायण आप्टे देता है कि एक काम करो, बुरखा पहन के चलो, क्योंकि गांधी जी की प्रार्थना सभा में महिलाएं मुस्लिम भी बहुत आती हैं और बुरके में तलाशी भी नहीं होगी और आसानी से तुम हथियार लेके चले जाओगे। तो ये उसको भी आइडिया पसंद आता है। फिर नाथूराम गोडसे ये लोग चांदनी चौक जाते हैं, वहां से एक बुरका खरीदते हैं, बुरका खरीद के ले आते हैं। बुरका खरीद के जब लाते हैं, अब जाहिर से तो दुकान में ये बुरका पहन के ट्रायल तो कर नहीं सकते थे, जेंट्स थे। तो वो बुरका जब पहनाया जाता है, तो चूंकि नाथूराम गोडसे थोड़ा कदकाठी में ठीक ठाक, तो वो उसको बुरका टाइट होता और उसका ये था कि उसकी खासतौर पे बाहें फंस रही थी बुरके में। तो उसने कहा कि अगर मैं ये पहन के जाऊं तो मैं तो रिवॉल्वर निकाल भी नहीं पाऊंगा, चला भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ फंस रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, और अगर गलती से पकड़े गया तो बोला बदनामी भी अलग होगी कि देखो बुरके के अंदर छुप के आया था। तो फिर इस आइडिया को भी ये ड्रॉप कर देते हैं, कहते नहीं बुरका नहीं। उसके बाद फिर परेशान। अब इस दौरान करीब 2-3 बज चुका है, 5 बजे उन्हें वहां पहुंचना भी है। फिर अचानक एक लाइन कहता है नाथूराम गोडसे कि ये छोड़ो ये सारी चीजें, आजकल एक आर्मी ड्रेस आता है जो फौजी पहनते हैं, ग्रीन कलर का होता है, पैंट होता है और शर्ट जो होता है वो शॉर्ट होता है और यूं बाहर निकला होता है। तो उसने कहा कई बार सीधा सीधा तरीका भी काम कर जाता है, वो आर्मी का ड्रेस पहनो, कमर के अंदर पिस्टल लगाओ और शर्ट बाहर, क्या पता किसी की नजर ही ना पड़े। तो ये आइडिया उन लोगों को क्लिक कर जाता है। फिर एक आर्मी का ड्रेस खरीद के लाते हैं, नाथूराम गोडसे उसको पहनता है, कमर के अंदर पिस्टल लगाता है, शर्ट बाहर करता है और उसको वाकई एकदम कुछ पता नहीं चलता है। तो इनका ये आइडिया काम कर जाता है। उसके बाद अब ये पिस्टल को छुपाने का भी तरीका काम आ गया। अब ये हुआ कि लगभग टाइम, घड़ी भाग रही थी, 5 बजे पहुंचना था। तो तीनों कहते हैं कि अब चलते हैं बिरला हाउस। लेकिन जब निकलने वाले थे तभी नाथूराम गोडसे अचानक कहता है कि उसको मूंगफली खाने का उसका मन कर रहा है। तो नारायण आप्टे भाग के जाता है बाहर मूंगफली खरीदने के लिए, पर उसको रेलवे स्टेशन के आसपास उस वक्त मूंगफली नहीं मिलती, तो वो बादाम ले आता है। पर नाथूराम गोडसे मना कर देता, कहता है मुझे बादाम नहीं, मूंगफली खाना है। फिर वो दोबारा जाता है और बहुत दूर से कहीं से ढूंढ के लेकर आता है और वो मूंगफली मिलती है और उसके बाद वो मूंगफली खाता है। मूंगफली खाने के बाद फिर तीनों निकलते हैं अतिथि गृह कमरा नंबर 6 से। बाहर आकर तीनों एक टैक्सी में बैठते हैं। टैक्सी जो है वो बिरला हाउस के लिए बुक की गई थी। उसके बाद ये निकलते हैं। लेकिन जब बिरला हाउस के पास जा रहे थे तो रास्ते में अचानक बिरला मंदिर पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो विष्णु करकर एक गाड़ी रुकवा देता है। वो कहता है कि 1 सेकंड। तो वो पूछता है क्यों रुकना, तो उसने कहा कि एक पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले, एक बार जरा दर्शन करके आ जाते हैं। तो नारायण आप्टे कहता मैं भी चलूंगा। तो ये दोनों उतरते हैं, तो गोडसे को कहते हैं कि तुम भी आ जाओ। तो गोडसे कहता नहीं तुम दोनों जाओ। तो ये दोनों बिरला मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। गोडसे अपना कार में ही बैठा हुआ था। उसके बाद वो वापस आते हैं। टाइम अब लगभग हो चुका था, करीब 4:45 बजने वाला। और बिरला मंदिर, बिरला भवन बिल्कुल पास में। तो जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद अब तीनों अलग अलग होते हैं। नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे और विष्णु करकरे से गले मिलता है। सबसे पहले आगे वो जाता है, कहता है मैं जा रहा हूँ बिरला हाउस, तुम लोग पीछे से आना। अब नाथूराम गोडसे तेज कदमों से बिरला हाउस की तरफ चला जाता है। इधर ये दोनों परेशान और इनके दिल में धक धक, पता नहीं बिरला हाउस पे सिक्योरिटी है, गार्ड खड़ा होगा, अगर तलाशी हुई, पिस्टल पकड़ा गया तो क्या होगा, मिशन नाकाम होगा, गोडसे भी पकड़ा जाएगा। तो ये सारे इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी। और उधर उसको नाथूराम गोडसे को गए करीब 3-4 मिनट हो चुके थे। 3-4 मिनट के बाद अब ये दोनों अलग से एक साथ चलना शुरू करते हैं। जब ये बिरला हाउस के गेट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं संतरी पैर, फिर इनका दिल धक से हो जाता है और ये दूर से खड़े होकर अब संतरी को देख रहे हैं। पर देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसा हंगामा नहीं है कि किसी को पकड़ा गया है। ये फिर देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं, संतरी खड़ा हुआ तो है, किसी की तलाशी नहीं ले रहा है। तो फिर इन्हें लगता है कि नाथूराम गोडसे अंदर घुस चुका है। ये भी फिर उसके बाद जाते हैं। चूंकि इन दोनों के पास कोई हथियार और कोई चीज़ थी नहीं, तो ये बहुत आराम से फिर उस गेट से अंदर पहुंच जाते हैं।
अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी बिरला भवन में, बिरला हाउस में एक तख्त पे बैठ के प्रार्थना सभा किया करते थे, बाकी लोग आधे इधर आधे सामने की तरफ खड़े होते। तो उसने कहा कि सामने में करीब 35 फीट उस तख्त से दूरी पे नाथूराम गोडसे एकदम बेफिक्र खड़ा हुआ है। तो ये दोनों जाके उसके दाएं और बाएं खड़े हो जाते हैं और गांधी जी का इंतजार करने लगते हैं। और इशारों इशारों में पता चल गया था कि पिस्टल है, कोई तलाशी नहीं हुई है। गांधी जी वक्त के बहुत पाबंद थे, वो हमेशा जो है वक्त पे प्रार्थना सभा पे आते थे, कभी लेट नहीं होते थे। उस दिन पहली बार देरी हुई, 5 बजे का वक्त था लेकिन 5:15 बज गया, गांधी जी नहीं आए। असल में उस वक्त गांधी जी सरदार पटेल के साथ उसी बिरला हाउस में चरखा काटते हुए बातचीत कर रहे थे। सरदार पटेल नेहरू मंत्रिमंडल में कुछ किसी वजह से नाखुश थे और इस्तीफा देने के लिए चाहते थे, तो वो गांधी जी से मशवरा करने के लिए पहुंचे थे उस दिन कि मैं इस्तीफा देना है मुझे। और गांधी जी उन्हें समझा रहे थे कि आप इस्तीफा मत दो, आप दोनों को मिलकर देश चलाना है और आपसी मनमुटाव, ये सब जो भी बातें थी सारी चल रही थी। फिर इसी वक्त उधर उनकी जो दो वो थी, मनु और आभा, वो बार बार घड़ी देख रही थी। उन्हें बेचैनी होती कि गांधी जी लेट हो रहे हैं, पर गांधी जी बात में मगन थे। किसी तरह से इशारा करके, हिम्मत करके मनु गांधी जी का ध्यान खींचती है और फिर कहती है कि प्रार्थना सभा की। जैसे ही गांधी जी देखते हैं घड़ी कि 5:13-14 हो गया है, तो एकदम खड़े हो जाते हैं और सरदार पटेल से ये कहते हैं कि अब मुझे मेरा भगवान बुला रहा है, तो मुझे जाना है। और ये कह के वो पटेल को वहीं छोड़कर निकल लेते हैं। जहां से गांधी जी निकलते हैं, वहां से जिस तख्त पे वो बैठते थे उसका रास्ता ऐसे घूम के आता था, तो गांधी जी हमेशा एक चक्कर लगा के आते थे। लेकिन उस दिन चूंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुके थे, तो वो सीधा एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं। तो शॉर्टकट जो रास्ता था वो पब्लिक के बीच से, जो दोनों तरफ खड़े हुए थे, ऐसे जाना था, मतलब उनको पब्लिक के बीच से होकर तख्त तक जाना था। नाथूराम गोडसे 35 फीट की दूरी पे था तख्त से। तो जब गांधी जी आए तो जो भीड़ खड़ी हुई थी वो ऐसे बीच से अलग दो हिस्सों में बढ़ गई गांधी जी को रास्ता देने के लिए। तो जैसे ही वो भीड़ हटी, गांधी जी आगे बढ़ने शुरू हुए। अब उसी पल अचानक तस्वीर बदल गई थी। नाथूराम गोडसे का प्लान यह था कि गांधी जी को चौकी पे जब बैठेंगे, प्रार्थना सभा कर रहे होंगे, तब मारेंगे। लेकिन गांधी जी अब अचानक भीड़ के बीच से आ रहे हैं, तो अब उसके पास से गुजरना था गांधी जी को, मतलब एकदम दूरी जो है 1-2 फीट की। अब इसको नाथूराम गोडसे को फैसला करना था क्या करे, पहला प्लान करे या दूसरा प्लान करे। उसने उसी वक्त प्लान किया। उसने कहा कि नहीं, चौकी तक जाने का इंतजार नहीं करेंगे, गांधी जी जैसे ही आएंगे पास में उसी वक्त गोली मारेंगे। गांधी जी आते हैं, जैसे ही उसके करीब आते हैं, नाथूराम गोडसे कमर से पिस्टल निकालता है और उस पिस्टल को दोनों हाथ के बीच में, वो पिस्टल यूं जैसे आप नमस्ते किसी को करते हैं उसके बीच में दबा लेता। और उसी वक्त एक और फैसला करता है। वो ये कहता है कि ना, गांधी जी को गोली मारने से पहले वो उनको नमस्ते करेगा और उनका धन्यवाद देगा जो भी उन्होंने देश के लिए किया। गांधी जी जैसे उसके पास आते हैं, वो पिस्टल हाथ में दबा के और उनको नमस्ते करता है और उसके बाद वो झुकता है पैर छूने के लिए कि धन्यवाद करना है। तो मनु और आभा को लगता है कि ये आदमी पैर छूने के लिए है और वैसे ही लेट हो रहे हैं, तो वो उनको हटाने के लिए, मतलब उसको हटने के लिए कहती है। लेकिन तब तक वो उसको धक्का देता है और धक्का देने के बाद सीधे अपने दोनों हाथ खोल देता है, सामने रिवॉल्वर, और उसके बाद 1, 2, 3 कुल 3 गोली बिल्कुल नजदीक से, लगभग 1 से 2 फीट की दूरी पे वो गांधी जी को मारता। गांधी जी को गोली लगती है, गांधी जी वहीं पे गिर पड़ते हैं। पहले कुछ सेकंड तक तो किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या है, लेकिन उसके बाद जब गांधी जी गिरे और गोली की आवाज बहुत तेज आई, तब तक लोग फिर अफरा तफरी, इधर मनु और आभा गांधी जी को संभाल रही, बाकी लोग गांधी जी के पास पहुंचते हैं और उन्हीं भीड़ में से बाकी लोग नाथूराम गोडसे को पकड़ते हैं। 3 गोली चूंकि बिल्कुल करीब से मारी गई थी, गांधी जी बुजुर्ग, तो वो गिरते हैं, धोती पहने हुए थे सफेद। अचानक उनके सीने से जो खून निकलता है वो धीरे धीरे उनकी धोती की तरफ बढ़ता है और धोती लाल होती जाती है और अगले कुछ मिनट में गांधी जी वहीं पे दम तोड़ देते हैं। जिस वक्त गांधी जी को ये गोली मारी गई और गांधी जी नीचे गिरे और गांधी जी की मौत हुई, तो गांधी जी हमेशा अपने साथ जो धोती पहनते थे, एक इंगरसोल घड़ी लेके चलते थे, चूंकि वो टाइम के बहुत पाबंद थे।
तो वो इंगरसोल घड़ी उनकी बड़ी ट्रेडमार्क थी। तो जब ये सब कुछ हुआ तब उस वक्त उस इंगरसोल घड़ी में जो वक्त था वो ठीक शाम 5:17। तो 5:17 को ही एफआईआर में भी जो है वो माना जाता है कि ये गोली मारी गई थी। और इस तरह से गांधी जी को फिर हालांकि हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इतनी नज़दीक से गोली मारी गई थी कि उसके बाद कुछ उम्मीद नहीं थी। खैर नाथूराम गोडसे को तो वहीं पे भीड़ ने पकड़ लिया, लेकिन चूंकि उसके दाएं बाएं विष्णु करकरे और नारायण आप्टे खड़े हुए थे और किसी को मालूम नहीं था कि इसका साथी कौन है, तो वो उस अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर दोनों वहाँ से भाग लेते हैं। हालांकि बाद में दोनों पकड़े जाते हैं। जब नाथूराम गोडसे से पूछताछ होती है, वो सारी चीज़ें बताता है, तो वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद फिर तमाम पूछताछ के बाद मुकदमा चलता है और मुकदमे के दौरान इस पूरी साजिश की परतें खुलती हैं धीरे धीरे। और इसमें जो पूरा मुकदमा दर्ज होता है वो कुल 8 लोगों के खिलाफ होता है। 3 तो आपको आखिरी 3 दिन की साजिश में सारे कैरेक्टर आपके सामने थे। एक चौथा जिसने डॉक्टर परचूरे जिन्होंने ग्वालियर में रिवॉल्वर दिया। तो 8 लोग जिनका नाम इसमें था, नाथूराम गोडसे, विष्णु करकरे, नारायण आप्टे, इसके अलावा गोपाल गोडसे जो नाथूराम गोडसे का बड़ा भाई था जिसने 20 जनवरी को भी अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी। इसके अलावा मदन लाल, वीर सावरकर, डॉक्टर परचूरे और देवंगर भटके का एक नौकर। इन सारे लोगों के खिलाफ चूंकि सारी पूछताछ हुई तो पता चला कि इन सबको ये पता था कि गांधी जी को मारा जाना है और ये लोग मारेंगे। मोटिव क्या था, मकसद क्या था, हर मर्डर के पीछे होता है। नाथूराम गोडसे और इन सारे लोगों को ये लगता था कि हिंदुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार गांधी जी हैं और गांधी जी जो है वो ठीक नहीं कर रहे, और इसीलिए वो गांधी जी के विचारधारा से सहमत नहीं थे। और इस बंटवारे को लेकर गोडसे और उसके साथियों में नफरत थी गांधी जी को लेकर, और इसीलिए उसने ये प्लान किया था। तो इन सारे को फिर बाद में 8 जो लोग थे इनमें गिरफ्तार सभी की होती गिरफ्तारी। और आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि चूंकि ये मामला, मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा मर्डर था, सुरक्षा और तमाम दूसरी वजहों से भी उस वक्त देश आज़ादी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, बंटवारा भी लेकर आया था, तो दंगा भी था, सब कुछ था। तो लाल किले के अंदर जहां कल 15 अगस्त है और प्रधानमंत्री जहां से झंडा फहराते हैं, लाल किले के अंदर विशेष अदालत लगाई गई। और यह अदालत लगी थी 10 फरवरी 1949 से। शुरुआत में पुलिस ने पूछताछ की, सब कुछ बातें हुई। 10 फरवरी 1949 से इस केस का ट्रायल शुरू हुआ, और वो भी लाल किले में, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट बिठाया गया था। कोर्ट में लंबी कार्रवाई चली, और उसके बाद वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में, चूंकि डायरेक्ट कोई एविडेंस नहीं था कि वो इस मर्डर से में हाथ है या साजिश में शामिल है, तो वीर सावरकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके अलावा 7 लोगों को सजा सुनाई गई। गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी गई। गोडसे और नारायण आप्टे को, विष्णु करकरे चूंकि ग्वालियर रिवॉल्वर लेने नहीं गया और कई और चीज़ें थी, इस वजह से वो फांसी से बच गया, लेकिन ये दोनों हमेशा साथ रहे। तो नारायण आप्टे मुंबई से दिल्ली भी एक ही प्लेन में साथ आए थे, और नाथूराम गोडसे 2 को फांसी की सजा हुई, जबकि करकरे, मदन लाल, डॉक्टर परचूरे, गोपाल गोडसे और भटके के नौकर को उम्र कैद की सजा मिली। तो 8 लोगों का मुकदमा चला। वीर सावरकर को बरी कर दिया गया, बचे 7 में से 2 को फांसी की सजा हुई, नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे, और 5 को उम्र कैद की सजा हुई। बाद में जब ये ऊपरी अदालत में मामला गया तो वहां पे परचूरे और भटके के नौकर को अपील के बाद रिहा कर दिया गया था, क्योंकि उनका ये था कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं था। तो 5 में से ये 2 बरी हो गए, तो सिर्फ 3 बचे थे फिर उम्र कैद वाले। इसके बाद इन सभी को जेलों में रखा गया अलग अलग, और नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को अंबाला जेल भेज दिया गया। नवंबर फर्स्ट वीक 1949 में ऊपरी अदालत ने अपना फैसला सुनाया, जो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपील हुई थी, और उसमें फांसी की सजा को बरकरार रखा गया नवंबर 1949 के फर्स्ट वीक में। इसके बाद 15 नवंबर को
अंबाला जेल में तय हुआ कि इन दोनों को फांसी दी जाएगी। तो उस वक्त रूल ये था कि जो एसटीएम या डीएम होता उसकी निगरानी में ही फांसी होगी और वो पूरे उनके मौत की तस्दीक करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी इन लोगों की, तो गोडसे अपने भाई और माँ इन लोगों से बोला था मिलना चाहते हैं, उनको मिलाया गया बाकायदा। और जिस दिन सुबह 7:30 बजे अम्बाला जेल में फांसी हुई 15 नवंबर 1949 को, उस दिन उसको कॉफ़ी का इतना शौक था कि उसने मरने से पहले भी जो आखिरी ख्वाहिश की थी वो जेलर से कहा था मुझे कॉफ़ी पीना, और उसने कॉफ़ी पी और बाकायदा जेलर को थैंक्स भी बोला। ये दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स है इसका, उस जेलर का बाकायदा। चूँकि अब ऐसा नहीं होता कि फांसी की चीज़ें अब डिस्क्लोज नहीं की जाती, उस वक्त ये मामला ऐसा था कि इसमें बाकी सारी चीज़ें थी, पूरा जेलर का इंटरव्यू और वो सारी चीज़ें थी। तो कॉफ़ी पी, थैंक्स किया, उसके दिन दोनों को एक साथ 7:30 बजे अम्बाला जेल में फांसी दी गई थी। उसमें रिपोर्ट ये है एक कि जब फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तब नारायण आप्टे तो मतलब ठीक ठाक था, पर नाथूराम गोडसे घबराया हुआ था, लड़खड़ा रहा था, नहीं चला जा रहा था। और 7:30 बजे के आसपास फांसी देने के बाद इन दोनों की लाशों को इनके परिवार को नहीं सौंपा गया था। उसकी भी वजह ये थी कि इससे फिर बाकी चीज़ें होंगी और क्या क्या होगा। तो अम्बाला जेल में फांसी देने के बाद वहीं एक नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और जिस खेत में ये अंतिम संस्कार किया गया था उस खेत में बाद में हल जोत दिया गया, ताकि निशानी न रहे कि यहाँ पे किसी का अंतिम संस्कार हुआ और उसको लोग जाके मानने लगे और ये करें। तो बाकायदा जहाँ पे अंतिम संस्कार उसकी निशानी मिटा दी गई। तो आज भी ये पता नहीं है कि नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अम्बाला में किस जगह पे अंतिम संस्कार किया गया और वो कहाँ पे था, तो ये उसको मिटा दिया गया। हाँ, उसके बाद संस्कार के बाद जो इनकी अस्थियां थी वो बाकायदा पुलिस को दी गई और पुलिस ने उसको ले जाकर जो भी रीति रिवाज के तहत वो सारी चीजें की थी। तो यह आज़ाद हिंदुस्तान का पहला सबसे बड़ा मर्डर था, जिसको हम लोग आज 72 साल बाद भी नहीं भूले। और दूसरी खास बात यह थी कि इसी मर्डर से जुड़ा हुआ यह आज़ाद हिंदुस्तान की पहली फांसी भी थी, नाथूराम गोडसे की और आप्टे की। उसके बाद और भी फांसी हुई, लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो जो पहली फांसी थी वो इन दोनों की थी। तो ये थी पूरी कहानी गांधी जी के मर्डर की आखिरी 3 से 4 दिनों की साजिश की, जिसका गवाह दिल्ली था, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन था, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का अतिथि गृह था, और ग्वालियर था जहां से पिस्टल आया, और ये बिरला हाउस, बिरला मंदिर, वो रिज रोड, ये सारी चीजें आज भी अपनी अपनी जगह मौजूद है। अलग अलग हुलिये में है लेकिन है। हाँ, नहीं है तो बस गांधी जी हैं, वो नहीं है, और जिसने मारा वो लोग नहीं है, वो अपने अपने सदा के तक अंजाम तक पहुंचे। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर बताइएगा, कोशिश करूंगा इस तरह की बाकी। आज खास तौर पे मेरा ये था कि आज़ादी के हम लोग माहौल में है, कल 15 अगस्त है, तो क्यों ना आज़ादी के साथ ऐसी चीज़ को जोड़ के आपकी याददाश्त को थोड़ा सा ताज़ा करूं, जिनमें से बहुत सारे लोग आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए मैंने ये गांधी जी के मर्डर की कहानी सुनाने की मैंने कोशिश की और फैसला किया था। आप अपनी राय ज़रूर भेजिएगा, और फिर वही गुजारिश कि क्राइम तक अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और इस तरह की जो भी कहानियाँ आप लोग सुनना चाहें वो मुझे मेल करके, जैसे मैंने आपको बताया, क्राइम तक official@gmail.com या shams.khan@aajtak.com, crimeofficial@gmail.com या shams.khan@aajtak.com पे आप भेज सकते हैं, और हम आपके सुझाव सवाल तमाम लेंगे। और मैं अब आसिन से पूछूंगा कि अगर सवाल है कि गांधी जी ने मरते टाइम पे जो कहा जाता है राम बोला था, हाँ जी, किसने पूछा? भव्य साहब, आपका सवाल है कि जब गांधी जी मर रहे थे तो ये थी कि हेराम निकला है। ये आपने जो कहा ये है, लेकिन इसका ऑथेंटिक वो नहीं है। मैंने इसमें बहुत कोशिश की। मैंने जब एक शो बनाया था हे राम, तो उसमें भी ये था कि गांधी जी जब मरे थे तब उनके मुंह से जो निकला था वो आखिरी 2 शब्द थे, हे राम। लेकिन तमाम इतिहासकार और जो वहां पे विटनेस थे, इनमें से कोई एक, मतलब वो शख्स गवाही देने वाला नहीं है जिसकी बातों पे हम सब यकीन कर सकें आंख बंद करके। कुछ लोगों ने कहा, कुछ ने कुछ और कहा, तो इसको लेके आज भी हम पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। सर, एक सवाल और, सरकार गांधी
ठीक बिल्कुल। सवाल नाम बता दिया करो। सर मनोहर सिंह सिंधी। मनोहर सिंह सिंधिया। आपका सवाल यह है कि नाथूराम गोडसे और उनका संस्कार खामोशी से किया गया, जबकि गांधी जी भी महात्मा थे, बेशक। लेकिन उस वक्त का फिर मैं आपको जब बता रहा हूँ कि जो माहौल था, 48 की बात है, 30 जनवरी को गांधी जी का मर्डर हुआ था। देश में हालात ठीक नहीं थे, बंगाल में दंगे हो रहे थे, दिल्ली में सारे आके रिफ्यूजी पड़े हुए थे, पंजाब सुलग रहा था, पाकिस्तान से ट्रेनों में लाशें आ रही थी भर भर के। तो वो सारी चीज़ें, बड़ा अजीब सा माहौल था। और दूसरा, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, नई नई आज़ादी हाथ में लगी थी। अंग्रेज हमें हमारे हाल पे छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनका भी मकसद था ये दिखाना कि चलो हम देखते हैं तुम क्या सरकार चलाते हो, तुम क्या देश चलाते हो। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी। अब ऐसे में एक पूरा एक ऐसे भी लोग थे जो बंटवारे को पसंद नहीं करते थे, गांधी जी के काम या उनके आइडियोलॉजी के वो पसंद नहीं करते थे। और ये लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, तो वो और भी कुछ कर सकते थे। तो खतरा था कि अगर इन लोगों के साथ ये खुला छोड़ दिया जाए, या फिर उनको गोपनीय ना बरती जाए, या फिर उनकी लाशों को सौंप दिया जाए, तो उसके साथ भी धरना प्रदर्शन बाकी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक तो हालात वैसे ही देश में बिगड़े हुए, और भी बिगड़ने का खतरा था। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा, सब कुछ थे। लेकिन दूसरी तरफ ये करना उस वक्त की डिमांड थी, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये करना पड़ा। सर एक रजत अग्रवाल का सवाल है कि गांधी जी का जो केस चल रहा है फायर होने के बाद कितने दिन में फांसी दे दी गई? देखिए, गांधी जी का जो 30 जनवरी को मैंने आपको बताया 1948 को मर्डर हुआ था। उसके बाद 1949 में ये विशेष अदालत लगी, बल्कि 48 में ही विशेष अदालत लगी थी इसमें लाल किले में। और करीब करीब इसके बाद नवंबर में फांसी हुई, 15 नवंबर 1949 को। तो 30 नवंबर को मर्डर हुआ, और 30 नवंबर से लेकर 30 जनवरी को हुआ। तो पौने 2 साल आप रख लीजिए। तो मुकदमा चलने में लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऊपरी अदालत, तो सारा मिलाकर करीब करीब 1 साल और 10 महीने में ये पूरा फैसला आ चुका था। और 1 साल 10 महीने में फैसला नहीं आया, बल्कि जिस दिन फांसी का फैसला आया था उसके 1 हफ्ते के अंदर फांसी भी हो गई। तो 1 साल 10 महीने, अगर मैं पूरी लीगल प्रोसेस की बात करूं, मर्डर के दिन से लेकर फांसी तक, तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का कत्ल होता है, और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और आप्टे को फांसी की सजा होती। तो वक्त नहीं लगा था, बहुत जल्दी हुआ था। आज के दौर में तो खैर आप देख ही रहेंगे कितना लंबा वक्त लगता है। सर एक सवाल है रोहित कुमार का कि गोडसे ने गांधी जी की जो हत्या की थी सिर्फ इस वजह से करी थी कि आजादी देर से मिल रही थी, या उन्होंने आजादी की वजह से बंटवारे में समर्थन दिया, इस वजह से उनकी हत्या करी? किनका सवाल? सर ये है रोहित कुमार। रोहित कुमार, आज़ादी देर से नहीं मिली है, ये इसकी वजह नहीं थी। जो दस्तावेजी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें थी। एक, नाथूराम गोडसे और उसकी जैसी सोच रखने वाले लोगों का ये मानना था कि आज़ादी के साथ जो बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके लिए कहीं ना कहीं गांधी जी जिम्मेदार है। नंबर 2, लगता था कि जिन्ना के आगे झुकने वाले गांधी जी थे। इसके अलावा लगता था कि जो कांग्रेस जो भी करती है वो सब गांधी जी के इशारे पे होता है। हालांकि एक फैक्ट ये है कि जो बंटवारे के जिम्मेदार गांधी जी नहीं थे। ये तो आप इतिहास के अगर आप सारी चीज़ें पढ़ें, मैं उस बहुत जानकार नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा और ये इस केस से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, तो उसमें ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि उनकी अपनी राय बन चुकी थी, और सिर्फ बंटवारे के जिम्मेदार के तौर पे गांधी जी को सामने रखकर गांधी जी का ये मर्डर किया गया।